सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जारहेड के बारे में। ये कहानी है एंथनी की, जिसके पिता ने वियतनाम वॉर लड़ा था, लेकिन एंथनी कभी भी आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा, उसकी हरकतों की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। तब उसने निश्चय किया यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प को ज्वाइन करने का, और वहाँ से उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो जब युद्ध के लिए गया तब उसे सच्चाई पता चली युद्ध की। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एंथनी की आवाज सुनाई पड़ती है, और एंथनी कहता है कि उसने सालों तक बंदूक चलाने का अभ्यास किया और वो फिर पहुंचा युद्ध में। लेकिन युद्ध में उसके अभ्यास का कोई भी फायदा नहीं हुआ और उसने हथियार को छोड़ दिया और उसका युद्ध भी खत्म हो चुका है। लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि ये हाथ अभी भी बंदूक ढूंढते हैं। और अब हम एंथनी को देखते हैं बूट कैंप में, जहाँ उसका इंस्ट्रक्टर सबको बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है। और अब वो सब एक हैं और उनका एक ही रंग है और वो है हरा। और इतना कहने के बाद इनका इंस्ट्रक्टर जाता है एंथनी के पास और कहता है कि क्या तुम्हारे पिता ने वियतनाम वॉर लड़ा था? और एंथनी कहता है कि हाँ। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? और वो कहता है कि हाँ। लेकिन इन सवाल जवाब के बीच एंथनी फंस जाता है। तब उसका इंस्ट्रक्टर उसे पुशअप्स लगाने के लिए कहता है और एंथनी पुशअप्स लगाने लगता है और वो फिर से सवाल जवाब करने लगता है। तब एंथनी बताता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया और इसीलिए वो मरीन कॉर्प में आ गया, क्योंकि वो अपने कॉलेज में इतना अच्छा नहीं था। और अब एंथनी की बूट कैंप की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती जाती है और जल्दी ही उसे ग्रेजुएट कर दिया जाता है। तब इसे भेजा जाता है मरीन कैंप के बेस पे, और यहाँ आने के बाद से एंथनी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब वो यहाँ का पेपर वर्क कर रहा होता है तभी उसे आभास हो जाता है कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर वो पहुंचता है अपने कैंप में और यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को देखता है और वो एंथनी को ही घूर रहे होते हैं। फिर वो उसका नाम पूछते हैं और उसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ के रिवाज को पूरा कर रहे हैं और अब हम तुम्हें यहाँ का निशान देंगे। और इतने कहने के बाद वो एक रोड को गर्म करने लगते हैं जिसपे एक आकृति बनी होती है और कहते हैं कि अब हम तुम्हें एक निशान देने वाले हैं और ये निशान तुम्हारे शरीर पे ताउम्र रहेगा। और इन सब को ऐसा करने के लिए उकसा रहा होता है ट्रॉय नाम का एक आदमी, और वो भी मरीन कॉर्प का हिस्सा है। और अब ये लोग जैसे ही एंथनी को उस रॉड से जलाने वाले होते हैं तभी एंथनी डर के मारे बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब ट्रॉय वहीं पे होता है और कहता है कि तुम इस इम्तिहान में फेल हो गए, क्योंकि ये सब कुछ मजाक था, हम कभी किसी को भी नहीं जलाते। लेकिन अब यहाँ से एंथनी की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो कभी भी ट्रेनिंग में नहीं जाता है और वो बाथरूम साफ करने वाली दवाइयाँ पीने लगता है ताकि वो हमेशा ही बीमार रहे और उसे प्रैक्टिस में ना जाना पड़े। और ऐसे ही समय बीतते जाता है और जब एंथनी एक दिन बाथरूम में होता है तभी यहाँ पे आता है सार्जेंट साइक्स, और साइक्स को एंथनी के बारे में पता है, इसीलिए वो एंथनी को कहता है कि तुम ज्यादा दिनों तक यहाँ छुप कर नहीं रह सकते, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे पहले के रिपोर्ट्स देखे हैं और मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बढ़िया स्नाइपर बनोगे, इसीलिए मैं तुम्हें स्काउट स्नाइपर में शामिल करना चाहता हूँ। और अब एंथनी भी मान जाता है और वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि एंथनी सच में एक अच्छा स्नाइपर है, क्योंकि वो बार बार हेडशॉट लेता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रॉय भी है और इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही चलती जाती है। इसी बीच इन्हें एक दिन प्रैक्टिस दी जाती है कि झुक कर कैसे चला जाता है, और ऊपर तार लगे होते हैं और उसके साथ साथ एक आदमी ऊपर से गोलियां चला रहा होता है ताकि इन्हें ध्यान रहे कि इन्हें ऊपर नहीं आना है। और साइक्स बार बार चिल्ला रहा होता है और वो इन्हें गालियां बक रहा होता है कि तुम लोग बहुत स्लो हो और तुम लोगों को तेज चलना चाहिए। और इन सारे प्रेशर्स को एक लड़का नहीं झेल पाता है, इसीलिए वो अपनी मुंडी ऊपर कर देता है और गलती से उसे गोली लग जाती है और वहीं पे उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं, लेकिन साइक्स सबको शांत रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे ये लोग इस बात को भी भूल जाते हैं। और थोड़े समय के बाद इनका स्नाइपर का कोर्स खत्म हो जाता है और बस 8 लोगों ने इस कोर्स को पास किया है, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग स्नाइपर हैं, बाकी स्पॉटर है जो अपने स्नाइपर को गाइड करते हैं। लेकिन एंथनी एक स्नाइपर है और उसका स्पॉटर है ट्रॉय, और ये लोग खुशियां मना ही रहे होते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि इराक और कुवैत में लड़ाई छिड़ गई है और इन्हें ये भी पता लगता है कि अब इन्हें जल्दी ही युद्ध पे भेजा जाएगा। इसीलिए सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब ये कैसे भी युद्ध पे जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले इन्हें ढेर सारा भाषण दिया जाता है कि इनका काम सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि इनका काम है युद्ध को खत्म करना। और इस चीज को सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा जोश में होते हैं और अब जल्दी इन्हें भेजा जाता है अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ पे गल्फ वॉर छिड़ा हुआ है, और वहाँ के मरुस्थलों में ये अपना कैंप लगाते हैं और इन्हें पूरे दिन ट्रेनिंग दी जाती है और ये पूरा दिन मरुस्थल में ही होते हैं। और जब रात होती है तब इन्हें बॉर्डर पे पहरा देने के लिए कहा जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है, लेकिन इनके सामने एक भी दुश्मन नहीं आता, इसलिए ये लोग एक भी गोली नहीं चलाते। और इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद कई सप्ताह बीत जाते हैं और सप्ताह के बाद महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन इन्हें एक बार भी गोली चलाने का मौका नहीं मिलता और सब लोग दिन भर ऐसे ही कैंप में पड़े रहते हैं। इसीलिए इनकी दिमागी हालत खराब होने लगती है और इनके पास कोई काम नहीं होता। फिर ये बिच्छुओं को लड़वाते हैं और एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि सब अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दीवार पे लगाएंगे और उसके बाद सब एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को देख करके अपने आप को प्लेजर करेंगे। और ये लोग ऐसा ही करते रहते हैं और दिन भर इनके दिमाग में यही सब चलते रहता है। तभी एक दिन यहाँ पे मीडिया वाले आ जाते हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। तब साइक्स इनको कहता है कि तुम्हें मीडिया वालों से एकदम सोच समझ के बात करनी है और तुम्हें वही कहना है जो हम तुम्हें बताएं। और इस बात से सबको गुस्सा आने लगता है कि उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, लेकिन साइक्स इनकी एक नहीं सुनता और सब लोग अपना अपना इंटरव्यू देने लगते हैं। तब मीडिया वाले इनकी सेफ्टी के बारे में पूछते हैं कि अगर यहाँ पे बॉम्ब गिरा तब ये सब कैसे बचेंगे, क्योंकि उससे बहुत ही तेज
रेडिएशन फैल जाएगा क्योंकि पूरे कुवैत और इराक में रेडिएशन फैला हुआ है। तब साइक्स इन सबको एक मास्क दिखाता है और अपनी पूरी टीम को मास्क पहनने के लिए कहता है और कहता है कि मास्क पहन के सबको दिखाओ कि इसमें तुम लोग कितने कंफर्टेबल हो। इसीलिए अब ये लोग मास्क पहन करके फुटबॉल खेलने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ पे मजाक सूझने लगता है, इसलिए धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतारने लगते हैं और गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। इसीलिए अब साइक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे मीडिया वालों को यहाँ से भेज देता है और रात में आती है तेज बारिश। तब वो सबको एक दीवार बनाने के लिए कहता है, वो भी बालू की बोरियों से, और ये लोग रात भर दीवार बनाते रहते हैं। तब साइक्स कहता है कि तुम्हारी सजा यही है कि इस दीवार को और बड़ा करो और जब ये दीवार तैयार हो जाए तब फिर से इसे तोड़ो। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और ये लोग भी दीवार को तोड़ते हैं। लेकिन अब इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी मिलने वाली है और छुट्टी का मतलब ये है कि ये लोग मरुस्थल से बाहर होंगे। फिर ये लोग जैसे ही मरुस्थल से बाहर जाते हैं, एंथनी को अपनी गर्लफ्रेंड की चिट्ठी मिलती है और उसमें उसने लिखा होता है कि उसे एक नई जॉब मिली है और वहाँ पे एक मैनेजर है जिसका नाम है मार्क। और मार्क बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बड़ी ही ध्यान से बातों को सुनता है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब एंथनी को गुस्सा आने लगता है और एंथनी के सारे साथियों को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा पत्ता अब कट चुका है और वो जरूर किसी के साथ सो रही है। और इस बात को सुनने के बाद एंथनी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तब ट्रोय उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन इन सबको मौका मिलता है कॉल करने का। तब एंथनी सबसे पहला कॉल करता है अपनी गर्लफ्रेंड को और उससे बातें करने लगता है। लेकिन एंथनी के दिमाग में सिर्फ मार्क की बातें घूम रही होती है, इसीलिए वो मार्क के बारे में पूछता है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा कुछ नहीं बताती और वो फोन रख देती है। इसीलिए अब एंथनी की परेशानियां बढ़ने लगती हैं और वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि उसे रात में अच्छे से नींद तक नहीं आती। और वो जब बाथरूम में जाता है तब उसे शीशे में भी अपनी गर्लफ्रेंड नजर आती है और अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद वो बालू की उल्टियां करता है। तभी एंथनी की आंख खुलती है और उसे पता लगता है कि वो सपना देख रहा है। तब ट्रोय उसे बताता है कि तुम बहुत ही अलग अलग आवाजें निकाल रहे थे। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि चलो फिल्म देखते हैं। एक दोस्त की गर्लफ्रेंड ने डियर हंटर की डीवीडी भेजी है और ये सब लोग चले जाते हैं मूवी देखने। लेकिन वो लोग जैसे ही मूवी लगाते हैं उन्हें पता लगता है कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि जिसकी गर्लफ्रेंड ने ये डीवीडी भेजी थी वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है और उसने जानबूझ के ऐसा किया है इससे बदला लेने के लिए। और इस चीज को देखने के बाद वो ऑफिसर टूट जाता है। तब लोग उसे बाहर लेकर के चले जाते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर्स उस वीडियो को फिर से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे ट्रोय आता है और वो एंथनी को कहता है कि तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। तब एंथनी कहता है क्योंकि मैं इस वीडियो से रिलेट कर पा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि किसी की गर्लफ्रेंड कैसे चीटिंग करती है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी इन्हें फिर से मरुस्थल में लेकर के जाया जाता है। लेकिन अब एंथनी का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका है और वो जानता है कि वो इतनी आसानी से इस चीज से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए वो पहुंचता है वेयर हाउस वाले के पास और उसे घूस देता है और उससे 1 जार शराब लेता है और लेकर के आता है अपने कैंप में। लेकिन एंथनी की ड्यूटी होती है कि वो कैंप में पहरा दे। फिर एंथनी यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो डोनाल्ड नाम के आदमी को कहता है कि आज रात तुम वहाँ पे पहरा दो। और इतना कहने के बाद वो अपने कैंप के सारे लोगों को शराब पिलाता है क्योंकि आज क्रिसमस है और ये सब लोग नाचने गाने लगते हैं। तभी डोनाल्ड उस कैंप में गलती से आग लगा देता है क्योंकि वो अपने लिए सॉसेजेस बना रहा होता है। और अब देखते ही देखते यहाँ पे ब्लास्ट होने लगता है कि कुछ कमरे में हथियार भी होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पे दुश्मनों का हमला हुआ है, इसीलिए वो बंदूक लेकर के बाहर निकलते हैं। तब डोनाल्ड बताता है कि ये सब उसकी गलती है, लेकिन एंथनी जानता है कि अब सारा बिल उसके ही सर पे फटने वाला है क्योंकि उसी की जिम्मेवारी थी कैंप की निगरानी करना। इसीलिए साइक्स सुबह में आता है एंथनी के पास और कहता है कि अब तुम्हारा डिमोशन हो गया है, इसीलिए अब तुम प्राइवेट हो और तुम्हें यहाँ की लैट्रिन साफ करनी है। और एंथनी अब लैट्रिन साफ करने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। इसीलिए वो अपनी बंदूक उठाता है और डोनाल्ड के पास जाता है और उसके सर पे बंदूक रख देता है और उसे गोली मारने की धमकी देने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। और इतना कहने के बाद वो डोनाल्ड के हाथ में बंदूक दे देता है और कहता है कि तुम मुझे गोली मार दो। और फिर वो डोनाल्ड को मजबूर करने लगता है और इन सारी चीजों को देख करके डोनाल्ड बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। तभी एंथनी को महसूस होता है कि वो गलत कर रहा है, इसीलिए वो कोने में जाकर के रोने लगता है। और थोड़ी देर के बाद ये लोग निकलते हैं पेट्रोलिंग में, लेकिन सबको अब ये बात पता लग चुकी है। इसीलिए ट्रोय जाता है एंथनी के पास और कहता है कि तुमने आज डोनाल्ड के साथ जो भी किया है इसीलिए तुम डोनाल्ड से माफी मांगो। और अब एंथनी डोनाल्ड से माफी मांगता है और रोने लगता है। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी इन्हें गोली की आवाज सुनाई पड़ती है और एंथनी सबको लाइन बनाने के लिए कहता है। तभी ये सामने से कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं और ये इराकी होते हैं और उनके हाथ में भी बंदूकें होती है। लेकिन एंथनी अब बिना डरे उनके पास जाता है और उनसे अरबिक में बात करने लगता है। तब वो कहते हैं कि उनके ऊंट को किसी ने गोली मार दी है और एंथनी उन्हें समझा करके वापस भेज देता है और वो आकर के सबको ये बातें बताता है। तब सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो एंथनी की वाहवाही करते हैं कि उसे अरबिक भी आती है। और यहाँ पे एंथनी का दिमाग अब थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। लेकिन जब ये लोग रास्ते से आ रहे होते हैं तभी ये गाड़ी में एक महिला को जाते हुए देखते हैं और इनका साथी गंदे गंदे इशारे करने लगता है। लेकिन इनके कैंप में पहुंचते ही साइक्स इन्हें बताता है कि इन्हें एक मिशन पे जाना है और मिशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और वो बताता है कि सद्दाम हुसैन ने हमला करना शुरू कर दिया है, इसीलिए अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और उनके पास केमिकल वेपन्स है।
इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों में से कोई इन्फेक्टेड हो, इसीलिए तुम सबको ये गोलियां खानी पड़ेंगी। और इतना कहने के बाद वो सबको एक एक गोलियां देता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इस बात पर भी चर्चा करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें गोलियां नहीं खाएंगे, और बहुत देर तक इस बारे में बात होती रहती है। फिर आधे लोग गोलियां खाते हैं और आधे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और गोलियां फेंक देते हैं। फिर साइक सबको मरुस्थल में एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है और गड्ढा खोदने के बाद कहता है कि तुम लोग इसी में बैठोगे और दुश्मन के आने का इंतजार करोगे। इसीलिए अब इस चीज को देख कर ट्रोय परेशान हो जाता है और कहता है कि दुश्मनों को आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन अभी से हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और एंथनी भी ट्रोय का साथ देता है। तब साइक्स एंथनी को लेकर के जाता है साइड में और बताता है कि जैसे ही हम यहाँ से वापस जाएंगे हम ट्रोय को सेना से निकाल देंगे, क्योंकि उसने झूठ बोला था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो वरना तुम्हारा भी रेपुटेशन खराब होगा। और इस बात को सुनने के बाद अब गुस्सा हो जाता है एंथनी और पहुंचता है ट्रोय के पास और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। तब ट्रोय कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। इसीलिए अब एंथनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गड्ढा खोदने लगता है। और जैसे ही ये कैंप में वापस पहुंचता है, इसे अपनी गर्लफ्रेंड का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो हमेशा ही इससे प्यार करती रहेगी और उसने इसके लिए एक टी शर्ट भी भेजी है। तभी यहाँ पे ट्रोय आता है और ट्रोय को देखने के बाद एंथनी गुस्सा हो जाता है और वो पूरे कैंप को ये सारी बातें बता देता है। इसीलिए अब सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो ट्रोय को पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर उसी रॉड को जलाते हैं जिसपे लिखा होता है USMC, लेकिन इस बार वो रॉड को गर्म करते हैं और सच में ट्रोय के पैरों पे चिपका देते हैं ताकि वो निशान पूरी जिंदगी वहाँ पे रहे। तभी अगले दिन इन्हें लेकर के जाया जाता है आगे और यहाँ पे बहुत सारी गोलियां चलने लगती है, लेकिन एंथनी को इन गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी सुरक्षा के ऐसे ही खड़ा होता है। तभी उसके पास साइक्स आता है और उसे कहता है कि जाओ जाकर के बैटरी लेकर के आओ, क्योंकि हमें रेडियो पे खबर देनी है। और एंथनी चला जाता है बैटरी लाने और वो इन्हीं गोलियों के बीच जब बैटरी लेकर के वापस आता है तब उसे पता लगता है कि ये बैटरी खराब है। तब तक वो देखता है कि इराकी यहाँ से पीछे जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें आसमान में एयरफोर्स वाले नजर आते हैं और ये लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। तभी ऊपर से वो लोग अंधाधुंध गोला बारूद बरसाने लगते हैं और मरीन के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इससे भी इन लोगों का मनोबल नहीं टूटता और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें एक जगह नजर आती है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां जली हुई होती है और उसके साथ साथ बहुत सारी लाशें भी होती है, लेकिन अब वो बुरी तरीके से जल चुकी है। इसीलिए ये लोग हर जगह घूमने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि अब यहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं है, इसीलिए ये लोग ब्रेक ले लेते हैं और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और इसी बीच जब एंथनी एक लाश को देखता है तब उसे उल्टियां होने लगती हैं। तब वो दूर देखता है कि हर जगह जितने भी तेल के कुएं हैं सारे इराकी उन्हें जला रहे हैं, इसीलिए अब आसमान से बारिश हो रही है, लेकिन ये काले काले तेल के धब्बे हैं, इसीलिए पूरी जगह इन चीजों से भर जाती है। तब साइक सबको कहता है कि जमीन को खोदना शुरू करो, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों की लाशें गड़ी हुई हैं। इसीलिए अब सब लोग खुदाई शुरू कर देते हैं और ये लोग बहुत देर तक खुदाई करते रहते हैं और इन्हें अंदर कुछ लाशें भी मिलती हैं मरीन्स की। तभी साइक्स आता है एंथनी के पास और कहता है कि ये जिंदगी आसान नहीं है और मेरा भाई बहुत अच्छे पैसे कमाता है और उसने मुझे नौकरी का भी ऑफर दिया था कि मैं उसके साथ रहता तो मैं भी बहुत पैसे बनाता, लेकिन मुझे मरीन में रहना पसंद है। ये जिंदगी मुश्किल है लेकिन यही मेरी जिंदगी है। और अब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी इनके पास एक बड़ा ऑफिसर आता है और कहता है कि उसे 2 स्नाइपर्स चाहिए। तब साइक्स नाम लेता है एंथनी का और ट्रोय का और कहता है कि ये मेरे 2 बेस्ट स्नाइपर्स हैं। तब वो आदमी इन्हें समझाता है कि तुम्हें 2 बड़े ऑफिसर्स को मारना है जो एयरपोर्ट के टावर पे होंगे, लेकिन तुम लोग तब तक गोली नहीं चलाओगे जब तक हम लोग तुम्हें अनुमति ना दें। इसीलिए अब ये दोनों निकल पड़ते हैं और जाकर के एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं जहाँ से इन्हें टावर अच्छे तरीके से नजर आ रहा होता है। और एंथनी अपने स्नाइपर से देखते रहता है और वो बहुत देर तक इंतजार करने लगता है उन ऑफिसर्स का। और थोड़ी देर के बाद वो ऑफिसर्स चले आते हैं। तब वो एंथनी के बिल्कुल निशाने पे होते हैं और ट्रोय बताते रहता है एंथनी को। तब ये लोग कांटेक्ट करते हैं ऑफिसर्स को और वहाँ से इन्हें अनुमति भी मिल जाती है गोली चलाने की। लेकिन जैसे ही एंथनी ट्रिगर दबाने वाला होता है तभी यहाँ पे एक मेजर आ जाता है और कहता है कि अब तुम लोगों को गोली चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पे हवाई हमला होने वाला है और वो लोग उस पूरे टावर को उड़ा देंगे। लेकिन एंथनी कहता है कि नहीं, मुझे गोली चलानी है, लेकिन मेजर इन्हें मना करता है। तब ट्रोय पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी एक गोली चलानी है और मुझे प्लीज गोली चलाने दो। लेकिन एंथनी अब ट्रोय को रोकता है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही पिकअप करने के लिए तुम्हें लोग आएंगे। और ये लोग ऐसे ही इंतजार करने लगते हैं। तब एंथनी ट्रोय से पूछता है कि तुम्हारी यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग है। तब ट्रोय कहता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद एक बार फिर से ड्रग्स बेचने लगूंगा, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई भी काम नहीं है। तब तक शाम हो जाती है और इन लोगों को आभास हो जाता है कि इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसीलिए लोग पैदल ही कैंप तक चल के वापस जाने लगते हैं। तभी इन्हें बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती है और ये लोग मुस्तैद हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि कोई दुश्मन है, लेकिन जैसे ये लोग कैंप के पास जाते हैं ये देखते हैं कि सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो जीत चुके हैं। तब एंथनी कहता है कि हमने एक गोली तक नहीं चलाई और हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं। तब ट्रोय कहता है कि अब चला लो गोली। इसीलिए अब सब लोग हवा में गोलियां चलाने लगते हैं और ऐसे ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। और सेलिब्रेट करने के बाद इनके अपने देश वापसी होती है। तब सारे लोग इनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और वियतनाम वार के भी सिपाही आकर के इन्हें बधाइयां देते हैं। लेकिन अब एंथनी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और अब एंथनी जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है वो देखता है कि अब वो मार्क के साथ है, इसीलिए वो वापस आ जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और धीरे धीरे इस प्लेटून के सारे लोग नया नया बिजनेस करने लगते हैं। कोई कंपनी में नौकरी करता है तो किसी ने सुपरमार्केट खोल लिया है, तो किसी ने शादी की है, तो किसी ने रेस्टोरेंट
खोल लिया है। इसी बीच एक दिन डोनल आता है एंथनी के पास और बताता है कि ट्रोय की मृत्यु हो गई है। इसीलिए अब एंथनी जाता है ट्रोय के पास। फिर जब वो ट्रोय की लाश देखता है तब उसे अंदर से ट्रोय का दर्द महसूस होता है कि वो दुनिया में कितना अकेला था और ट्रोय की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई है। इसीलिए अब एंथनी ऐसे ही रोते रहता है और अब हमें फिर से एंथनी की वही बातें सुनाई पड़ती है कि एक सिपाही सालों अभ्यास करता है गोली चलाने का और वो युद्ध में गोली चलाए या ना चलाए और घर आने के बाद जो कुछ भी करे, लेकिन उसके बाद भी वो एक जारहिट ही रहता है। और अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।